जरा एक पल के लिए अपनी आंखों को बंद करिए और कल्पना करिए, अगर आज आपको कश्मीर जाने के लिए पासपोर्ट लगता, गुजरात जाने के लिए वीजा बनवाना पड़ता और हैदराबाद जाने के लिए एक अलग करेंसी खरीदनी पड़ती, तो क्या आप उसे भारत कहते? शायद नहीं। प्यारे साथियों, नमस्कार। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने कहा था, अ हाउस डिवाइडेड अगेंस्ट इटसेल्फ कैन नॉट स्टैंड। जो घर अंदर से बटा हो वो खड़ा नहीं रह सकता। 1947 में अंग्रेज हमें ऐसा ही एक बटा हुआ घर देकर गए थे। भारत 565 टुकड़ों में बिखरा हुआ था। हर राजा का अपना कानून, अपनी सेना और अपना अहंकार था। दुनिया के बड़े बड़े विद्वान कह रहे थे कि भारत एक देश के रूप में 5 साल भी नहीं टिक पाएगा। लेकिन उन विद्वानों को यह नहीं पता था कि भारत की मिट्टी में एक ऐसा इंसान खड़ा है जिसका इरादा हिमालय से भी ऊंचा और संकल्प लोहे से भी सख्त है, जिसने एक हाथ में संविधान और दूसरे हाथ में कठोरता लेकर उन 565 टुकड़ों को जोड़कर एक संपूर्ण भारत का नक्शा बना दिया। मैं बात कर रहा हूं आधुनिक भारत के निर्माता लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की। आज हम पटेल जी को लौह पुरुष कहते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि ये लोहे जैसा मजबूत इरादा बना कैसे? 1947 से पहले जब भारत गुलाम था, तब वल्लभ भाई पटेल अहमदाबाद के सबसे महंगे वकीलों में से एक थे, जो विलायती सूट पहनते थे और अंग्रेजों के क्लब में जाते थे। लेकिन जब वो गांधी जी से मिले तो उनके अंदर देश प्रेम की भावना ऐसी जगी कि उन्होंने अपनी चलती हुई वकालत को आग लगा दी, अपने विलायती कपड़े जला दिए और खादी अपना ली। 1928 के बारदौली सत्याग्रह में जब अंग्रेजों ने किसानों पर 22 से 30% टैक्स लगा दिया था, तो वो वल्लभ भाई पटेल जी ही थे जिन्होंने किसानों को एकजुट किया। अंग्रेजों ने उनकी जमीनें जब्त कर लीं, जानवरों को नीलाम कर दिया, लेकिन पटेल जी ने किसानों को झुकने नहीं दिया। अंत में ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा और टैक्स वापस लेना पड़ा। उस जीत के बाद बारदौली की महिलाओं ने उन्हें सरदार की उपाधि दी थी। 1930 का नमक सत्याग्रह हो या 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, सरदार पटेल जी ने अपने जीवन के लगभग 6 साल अंग्रेजों की कालकोठरी में बिताए। उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया, लेकिन उनका हौसला कभी नहीं टूटा। आज हम बात करेंगे उस लौह पुरुष और उस ऑपरेशन के बारे में जिसने दुनिया के सबसे अमीर आदमी को भारत के कदमों में झुका दिया। पटेल जी ने 562 रियासतों को तो मिला लिया था, लेकिन 3 रियासतें गले की हड्डी बनी हुई थीं: जूनागढ़, कश्मीर और हैदराबाद। हैदराबाद कोई छोटा मोटा राज्य नहीं था, ये आज के इंग्लैंड और स्कॉटलैंड से भी बड़ा था। इसके शासक थे निजाम मीर उस्मान अली खान। 1937 में टाइम मैगजीन ने इन्हें दुनिया का सबसे अमीर आदमी घोषित किया था। निजाम की नेटवर्थ $2 बिलियन से ज्यादा थी, यानी आज के हिसाब से लगभग 20 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा। आज के जेफ बेजोस जितनी संपत्ति तब निजाम के पास थी। निजाम के पास जेकब डायमंड नाम का हीरा था जो कोहिनूर से भी बड़ा था। निजाम इस बेशकीमती हीरे को अपने जूते के अंदर रखते थे या पेपर वेट की तरह इस्तेमाल करते थे। इतनी दौलत होने के बाद भी निजाम को कंजूसों का मुखिया कहा जाता था, क्योंकि वो फटी पुरानी टोपी और पुराने कोट पहनते थे। लेकिन उनकी सत्ता की भूख बहुत बड़ी थी। वो भारत के बीचों बीच एक साउथ पाकिस्तान बनाना चाहते थे। निजाम के पास 2 हथियार थे। पहला रजाकार कासिम रिजवी की 2 लाख की प्राइवेट आर्मी और दूसरा पाकिस्तान का हवाई सपोर्ट। साजिश साफ थी, भारत के शरीर में एक ऐसा कैंसर पैदा करना जो कभी ठीक ना हो। दिल्ली के कई नेता डरे हुए थे, लेकिन सरदार पटेल ने साफ कह दिया था, कायरता शब्द मेरी डिक्शनरी में नहीं है। 13 सितंबर 1948 को उन्होंने ऑपरेशन पोलो चलाया। करीब 36,000 भारतीय सैनिक हैदराबाद में दाखिल हुए। सिर्फ 109 घंटे यानी 5 दिन से भी कम समय में दुनिया के सबसे अमीर आदमी का गुरूर मिट्टी में मिल गया। निजाम ने रेडियो पर आकर सरेंडर का ऐलान कर दिया। 1946 में जब देश का पहला प्रधानमंत्री चुना जाना था, तो 15 में से 12 कमिटियों ने पटेल जी का नाम भेजा था। जनता और पार्टी चाहती थी कि पटेल जी प्रधानमंत्री बने, लेकिन गांधी जी की इच्छा का सम्मान करते हुए पटेल जी ने अपनी दावेदारी तुरंत वापस ले ली। उन्होंने पद को ठोकर मारी ताकि देश में फूट न पड़े। 15 दिसंबर 1950 को जब वो इस दुनिया से गए, तो उनके बैंक खाते में करोड़ों नहीं, बस 260 रुपए मिले। उन्होंने अपने परिवार के लिए ना बंगला छोड़ा, ना गाड़ी। आज मैं जब देश की संसद को देखता हूं तो सिर शर्म से झुक जाता है। जहां पटेल जी ने देश को जोड़ा, वहां आज हमारे नेता किस पर बहस कर रहे हैं? कोई वंदे मातरम पर लड़ रहा है, कोई गाली दे रहा है, तो कोई समोसे के रेट पर बहस कर रहा है। संसद चलाने का खर्च 2.5 लाख रुपए प्रति मिनट आता है, जो आपके टैक्स का पैसा है।
साथियों, महापुरुषों की मूर्तियां बनाना अच्छी बात है, लेकिन अगर हम उन मूर्तियों के पीछे छिपकर देश के असली मुद्दों को भूल जाएंगे तो ये उनका अपमान होगा। सरदार पटेल को याद करना है तो सवाल पूछिए, मजबूत बनिए। इतिहास गवाह है कि कुर्सियां जिन्ना और हिटलर को भी मिली थीं, लेकिन वो देश नहीं बना पाए। चुनाव उसका करिए जिसे चुनने के बाद गर्व हो, शर्मिंदगी नहीं। तय आपको करना है कि आप जागरूक नागरिक बनेंगे या भीड़ का हिस्सा। जय हिंद।